नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी ज्ञान भंडार में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट। हम अपने प्रैक्टिस सेट में उन्हीं प्रश्नों को लेते हैं जिस टाइप के प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, जिस कारण से यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। इसको बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आपका एक एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हाँ, तो पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है व्यंजन संधि के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन है 2, 4, 3 और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, लेकिन जो आपका व्यंजन संधि होता है ना, व्यंजन संधि के भेद नहीं होते हैं, व्यंजन संधि के नियम होते हैं। उस नियम के अनुसार संधि होती है, उसी नियम के अनुसार संधि विच्छेद किया जाता है। इसलिए ऐसे प्रश्न परीक्षा में एग्जामिनर बनाता है कि आप कंफ्यूज होकर प्रश्न को गलत कर दें। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से देखा करिए। तो व्यंजन संधि के भेद नहीं होते हैं, क्या होते हैं? नियम होते हैं। इसलिए इनमें से कोई नहीं ऑप्शन वाला सही होगा। क्या सही होगा? ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है उत्तम का विपरीतार्थक शब्द है, मतलब कि उत्तम का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन है माध्यम, अधम, अनुत्तम और अनुपम। तो देखिए, जो आपका उत्तम होता है ना, उत्तम का मतलब क्या होता है? अच्छा। उत्तम का अर्थ क्या होता है? अच्छा। और अधम, अधम का अर्थ होता है नीचा। ये लोग कहते हैं अरे वो नरोत्तम है, मतलब कि नरों में उत्तम है, नरों में उत्तम है। एक होता है नराधम, नरों में अधम है, नरों में नीच है। ठीक है ना? तो अच्छा का उल्टा क्या होता है? नीच होता है। इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। उत्तम का विलोम अधम होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है मधुर का भाववाचक है, मतलब जो मधुर शब्द है ना, उसका अगर भाववाचक बनाएंगे तो क्या शब्द बनेगा। ऑप्शन है मधुकर, मोद, माधव और माधुर्य। तो देखिए, जो मधुर शब्द है ना, उसका भाववाचक आपका होता है माधुर्य। इसलिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है इनमें से शुद्ध वाक्य है, मतलब कि नीचे 4 वाक्य दिए गए हैं, उनमें से आपको शुद्ध वाक्य पहचानना है। ऑप्शन है वह दोनों आंख का अंधा है, वे लोग आंख के अंधे हैं, वह अंधा है, वह आंखों से अंधा है। देखिए, जब प्रश्न आपका वाक्य शुद्धि वाला हो, ठीक है, तो आप क्या किया करिए, जो सबसे छोटा वाक्य है, ठीक है, पहले उसको ध्यान दिया करिए, क्योंकि जितना छोटा वाक्य रहेगा उसमें कमी भी उतनी कम रहती है। ठीक है, तो इन चारों में से सबसे छोटा कौन है? सी वाला है, वह अंधा है। यह शुद्ध वाक्य है और बाकी तीनों अशुद्ध है। इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है मुहावरा है। मुहावरा है मतलब कि मुहावरा इनमें से कौन सा है। ऑप्शन है आंख में कांट मारना, आंखों में कांटा पड़ना, आंखों का कांटा होना, आंखों में कांटा को कोरना। तो नहीं लोग कहते हैं वो हमारी आंखों का कांटा है, वो हमारी आंखों का कांटा है, तो आंखों का कांटा होना यह मुहावरा है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखिए, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो इसी प्रकार की यूजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कीजिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है इनमें भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन है बूढ़ा, बूढ़ा, बुढ़िया और बुढ़ापा। तो देखिए, जो भाववाचक संज्ञा है ना, उसमें क्या होता है, हमने अपने संज्ञा वाले वीडियो में बताया था, जो भाववाचक संज्ञा होती है उसमें भाव का बोध होता है। तो इसमें जो शब्द दिया है उसमें आपको भाव किसमें बोध हो रहा है? बुढ़ापा, बुढ़ापा का भाव निकल आ रहा है। बुढ़ापा का भाव, बुढ़ापा एक अवस्था है, तो इसलिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा शब्द है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है जो आगे की बात सोचता है उसको क्या कहते हैं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द वाला प्रश्न बनता है ना, ये वो वाला प्रश्न है। जो आगे की बात सोचता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन है अग्रसोची, अग्रसेची, अग्रण्य, अग्रज। देखिए, जो आगे की बात सोचता है उसको कहते हैं अग्रसोची, आगे की बात सोचने वाला। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है हिंदी में व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है। ऑप्शन है 48, 11, 33 और 39। देखिए, जब पूछे हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, तब आपका उत्तर होगा 52। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 52। लेकिन पूछ क्या रहा है?
व्यंजन वर्ण पूछ रहा है, सिर्फ व्यंजन वर्ण। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न ऐसे घुमाता है, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपका ऑप्शन सही होगा। वर्ण जो 52 होते हैं, इसमें स्वर भी होते हैं और व्यंजन भी होते हैं, दोनों को मिला के 52 होते हैं। लेकिन जब खाली व्यंजन पूछे तब व्यंजन को बताना है, स्वर को नहीं बताना है। तो व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं, ठीक है ना, 33। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है ए क्या है, मतलब जो ए वर्ण है ये क्या है? ऑप्शन है व्यंजन है कि स्वर है कि वाक्य है या शब्द है। तो जो ए है वो क्या है? वो आपके स्वर हैं। क्या है? स्वर। इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो लोग पढ़ रहे होंगे ना उनको लग रहा है बहुत सिंपल क्वेश्चन, लेकिन सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे हुए हैं, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन पूछता है, हम लोग बड़ा बड़ा प्रश्न पढ़ के जाते हैं और पूछ देता परीक्षा में छोटा छोटा, ठीक है ना। तो कोई प्रश्न छोटा बड़ा नहीं होता, सबको पढ़िए और ध्यान से पढ़िए। प्रश्न संख्या 10 क्या कर रहा है? कह रहा है कविता सो रही है, संज्ञा है, मतलब कि कविता सो रही है, इसमें कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कविता सो रही है, यह किसी एक विशेष के ऊपर हमारा ध्यान लेके जा रहा है, उस कविता के ऊपर लेके जा रहा है जो सो रही है। तो हमने अपने संज्ञा वाले वीडियो में बताया था कि जब हमारा ध्यान कहीं से एक की तरफ आकर्षित हो तब वहाँ पे व्यक्तिवाचक होता है, और जब हमारा ध्यान अनेक की तरफ आकर्षित हो, अनेक की तरफ भटके, तब हमारा वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होता है, ठीक है ना। तो कविता सो रही है, यहाँ एक की तरफ बात हो रही है, उस कविता की बात हो रही है जो सो रही है, इसलिए यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है इनमें विशेषण कौन सा है? विशेषण, यदि आपको विशेषण विशेष ये सब पढ़ना नहीं आता है ना, तो हमने इस पे ऑलरेडी ट्यूटोरियल वीडियो बनाया हुआ है, आप हमारे हिंदी ग्रामर के प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। हमने सारा कुछ उसमें डिटेल में पढ़ाया हुआ है। बताइए विशेषण। ऑप्शन है दैनिक, दैव, दान, देवी। विशेषण क्या होता है? वह शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। तो विशेषण पूछा है, जो विशेषता बताए। बताइए जो यहाँ पे आपका दैनिक शब्द है ना, ये विशेषता बताने वाला है, अर्थात विशेषण है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया क्या है? ऑप्शन है व्यंजन, वाक्य, स्वर और शब्द। तो देखिए जो वर्ण होते हैं ना, हमने ऊपर बताया कि 52 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्ण वाला कितने वर्ण होते हैं? 52, जिसमें स्वर भी शामिल रहते हैं और व्यंजन भी शामिल रहते हैं। और उन्हीं वर्णों को जोड़ के उन्हीं वर्णों को मिला के शब्द का निर्माण होता है, ठीक है ना। उन्हीं वर्णों की सहायता से शब्द बनते हैं और उन्हीं शब्दों को, जो शब्द बनते हैं, फिर शब्दों को जोड़ के वाक्य बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो अकाल पड़ गया लाइन दी गई है, ये क्या है? ये शब्दों को जोड़ के बनाया हुआ वाक्य है, क्योंकि अकाल में शब्द है, पड़ भी शब्द है और गया भी शब्द है, 3 शब्दों से मिलकर ये वाक्य बना हुआ है। तो यहाँ पे अकाल पड़ गया क्या है? वाक्य है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है इनमें से कौन सी क्रिया है, मतलब कि इनमें से क्रिया शब्द पूछ रहा है। ऑप्शन है पुस्तक, देवता, देना, टेबल। तो देखिए आपका पुस्तक, देवता और टेबल ये तीनों संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। जो देना शब्द है ना, ये क्रिया है। क्रिया किसे कहते हैं? जिससे किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। तो देना, देने की क्रिया हो रही है, इसलिए यहाँ पे देना शब्द क्रिया है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। क्रिया पहचानने की सिंपल सी ट्रिक है ना, आपको लास्ट में ना, अधिकतर क्रियाओं में ना मिलेगा ही मिलेगा। जैसे देना, खाना, पीना, चलना, टहलना, जिसमें भी ना लास्ट में ना दिखाई दे वो क्रिया होती है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है आजकल रिक्त स्थान पढ़ रही है। यहाँ थोड़ी मिस टाइप हो गया है, पढ़ नहीं होगा, पढ़ होगा, पढ़, ठीक है ना, पढ़ रही है। रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त शब्द है, मतलब कि रिक्त स्थान को किस शब्द से भरा जाए कि आपका शुद्ध वाक्य, सही वाक्य का निर्माण हो जाए। ऑप्शन है गर्मी, गरम, गर्माहट, गर्म। तो देखिए आजकल क्या पड़ रही है? गर्मी पड़ रही है। लोग कहते हैं ना आज ठंडी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, बरसात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? यहाँ पे भरा जाएगा गर्मी। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। आजकल गर्मी पड़ रही है, इसको भरने से यह वाक्य आपका शुद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है
इनमें से क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण पूछा, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए। विशेषण मतलब विशेषता बताना, क्रिया विशेषण मतलब क्रिया की विशेषता बताना। क्या होगा? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है मैं, धीरे धीरे, वाह, से। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो क्रिया की विशेषता बता सकता है? तो जो ऑप्शन बी में है ना, धीरे धीरे, ये क्रिया विशेषण शब्द है। ये क्रिया की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। इसका प्रयोग कैसे होता है? नहीं कहते हैं वह धीरे धीरे खाना खा रहा है, तो खाना खाने की क्रिया हो रही है, उस खाना खाने की क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वह खाना धीरे धीरे खा रहा है। विशेषता बता दिया ना। वह धीरे धीरे चल रहा है, चलने की क्रिया हो रही है, वहाँ पे यह विशेषण बता रहा है क्रिया की कि वो चल रहा है कैसे? धीरे धीरे। ठीक ना, ऐसा इसका प्रयोग होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है जो कभी नहीं मरता का इनमें से कौन सा शब्द होगा? मतलब जो कभी नहीं मरता उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन है जड़, अजय, ईश्वर, अमर। तो देखिए जो कभी नहीं मरता उसे क्या कहते हैं? अमर कहते हैं। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 17 कह रहा है आग लगते झोपड़े से जो निकले सो लाभ कहावत का इनमें से कौन सा अर्थ है? मतलब कि ये जो कहावत दी गई है कि आग लगते झोपड़े से जो निकले सो लाभ, उसमें इसका अर्थ बताना है आपको। ठीक ना, क्या होगा अर्थ? ऑप्शन है आते जाते जो बचे सो लाभ, जाते जाते जो बच गया वही बड़ा लाभ है, सब तरह से हानि, सब जगह से अधिक लाभ। तो देखिए आग लगते झोपड़े से जो निकल जाए सो लाभ, मतलब कि जिस झोपड़े में, जिस झोपड़ी में आग लगी है उसमें से जितना सामान निकाल ले गए वो आपकी बहादुरी है ना, वो आपका बचा ही, वो लाभ ही है ना। नहीं तो नहीं निकालते तो भी जल जाता उसी के साथ में। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि जाते जाते मतलब जा रहा है ना, अब आग लग रही है, जल रहा है, जा रहा है, जाते जाते जो बच जाए, इतना निकल जा रहा है वो बच जा रहा है, जो बच जा रहा है वही बड़ा लाभ है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। जाते जाते जो बच जाए वही बड़ा लाभ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है इनमें से कर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है? ऑप्शन है वह पढ़ता है, वह रामायण पढ़ता है, वह रामायण नहीं पढ़ सकता, वह रामायण पढ़वाता है। देखिए अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया को पहचानने की ऑलरेडी हमने ट्रिक वाला वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख लेंगे। 100% हम गारंटी लेते हैं आप वाक्य को देख के ही पहचान सकते हैं कि कौन सा वाक्य कौन सी क्रिया का, अकर्मक क्रिया का है या सकर्मक क्रिया है। अकर्मक, अकर्मक मतलब क्या होता है? जिसमें कर्म ना हो। सकर्मक का मतलब होता है जिसमें कर्म हो। लेकिन पहचानेंगे कैसे? ट्रिक वाला वीडियो देखने के बाद पता चलेगा, जो कि आपको हिंदी ग्रामर के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। देखिए वह पढ़ता है, इसमें देखिए कर्म आपका नहीं है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है इनमें से कपड़ा का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है आकाश, साड़ी, धोती, वसन। देखिए कपड़ा, कपड़ा का पर्यायवाची क्या होता है? पट, वसन, सूत। ठीक ना, तो ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, वसन। वसन आपका कपड़ा का पर्यायवाची शब्द होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है, इसके बाद आपको अपना प्रश्न मिलेगा। क्या कह रहा है? कह रहा है इनमें से संबंध बोधक शब्द कौन सा है? ऑप्शन है कम, थोड़ा, साधु की तरह, उनका। तो देखिए संबंध बोधक शब्द ऐसे शब्द जो दूसरे से संबंध को बताएं, जो दूसरे से संबंध को प्रदर्शित करे, उसे संबंध बोधक शब्द कहते हैं। तो इस ऑप्शन में क्या दिखाई दे रहा है? ऑप्शन सी वाला है ना, साधु की तरह, मतलब कि साधु की तरह, साधु से संबंध को दिखा रहा है ना, साधु की तरह वह तपस्वी है, साधु की तरह वह महान है, कोई भी वाक्य हो सकता है। यहाँ पे जो साधु की तरह वाला ऑप्शन है ये संबंध बोधक शब्द है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। और एक प्रश्न है आपके लिए जिसका उत्तर आपको कमेंट करके देना है। आपका प्रश्न क्या है? आपका प्रश्न है रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? ठीक है, ऑप्शन है 3, 7, 5 और 2। जिसका उत्तर सही होगा उसके कमेंट को पिन कर देंगे, सभी लोग देख सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंडों तक से शेयर भी कर दें। क्यों? क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। और हमारे सभी अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। और हाँ, यदि आपको इसकी PDF चाहिए ना, PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।